अरे सोहन बेटा, ये कुल्हड़ वाली मसाला चाय, आहा, ये तो जादू है, दिल और दिमाग दोनों जगा देती है। यार इसकी चाय का राज पूछोगे, इसमें डालता है प्यार, वरना इतनी महक कहां से आएगी। सही कहा, शहर की उन फैंसी कॉफी शॉप्स पर चाय पीने वालों को एक बार इसकी चाय पिला दो, सारा बिजनेस ढेर हो जाए। अरे चाचा, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, वरना ये तो बस मिट्टी और थोड़ी सी इलायची अदरक का खेल है। ऐसी ही तारीफों और मजाक की गूंज के बीच सोहन ने एक के बाद एक कुल्हड़ भर भर कर सबको पिलाई। रात हुई तो सोहन ने दुकान साफ की और शटर गिरा दिया। भगवान ऐसी कृपा बनाए रखना। घर पहुंचते पहुंचते देर हो गई थी। सामने उसकी पत्नी मंदिरा खड़ी थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न था, आंखें नीची और हाथ सख्त बंद थे। सोहन की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। मंदिरा, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो, कोई बात है क्या? मंदिरा बिना कोई जवाब दिए पलटकर रसोई की तरफ चल दी। सोहन पीछे पीछे रसोई में गया। सोहन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। सुनो ना, बोलो तो सही, क्या गलत हुआ? मैंने कुछ गलत किया? तुमने कुछ किया? तुमने बस यही किया है कि तुम हो, पर इस घर में नहीं। तुम हो बस उसी दुकान में, उन कुल्हड़ों में, उन ग्राहकों की हंसी में। ही क्या बात हुई? मैं कमा रहा हूँ हमारे लिए। कमा रहे हो या भाग रहे हो? हमारे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है सोहन। कितना समय हो गया, पिछले साल से मैं मनाली जाने को कह रही हूँ, छुट्टी ले लो, कुछ दिन चलो, पर नहीं। तुम्हारी दुकान, तुम्हारी चाय सबसे जरूरी। अरे ठीक है ना, ले चलेंगे, कम से कम अभी खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ, खाना खाओ और सो जाओ, मुझसे बात मत करना, मैं नाराज हूं तुमसे। ये कहकर मंदिरा ने एक थाली जोर से टेबल पर रखी और मुंह फेर लिया। सोहन का गला भर आया। उसकी थाली की ओर नहीं, अपनी पत्नी के कंपते कंधों की ओर देखा, फिर धीरे से पास गया और उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। सुनो ना, वो जो तुमने कहा था ना मनाली में बर्फ पर स्लेजिंग करनी है, तो हम वहां जाएंगे, अभी गुस्सा थोक दो। बातें ना बनाओ। अरे बातें नहीं बना रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और हाँ, वहां जाकर तुम्हें वो फेमस हिमाचली चाय भी पिलाऊंगा। देखिए, मेरी मिट्टी की खुशबू वाली चाय बेहतर है या उनकी? चाय चाय चाय, मुझसे शादी क्यों करी? चाय से ही शादी कर लेते। अरे बेबी, बेबी बाबा ना करो, ये लो थाली और खाना खाओ। तुम भी मेरे साथ बैठो, आओ। थाली टेबल पर पड़ी थी और सोहन का हाथ चम्मच की ओर बढ़ा हुआ था, पर उसकी नजरें मंदिरा के चेहरे पर चिपकी हुई थी। वो एक निवाला उठाता और दो मीठी बातें कहता। ये सब्जी ना कमाल की बना डाली तुमने, ऐसा लगता है मानो तुमने इसमें तेज पत्ता नहीं, अपनी सुंदरता की खुशबू डाली है। तुम्हारी चाय से तो कम ही है। अरे चाय बाहर वालों के लिए है, ये खाना ये तो सिर्फ मेरे लिए है, और तुम्हारे हाथों का। अरे चुपचाप खाना खाओ ना, इरिटेट ना करो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सोहन की माँ शीला वहां आ गई और बोली, अरे बेटा खाना खा रहे हो, पर यहाँ का माहौल तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या माजरा है? सोहन ने आंखें घुमाई। मंदिरा ने सिर नीचा कर लिया। सोहन ने सारी कहानी मनाली की जिद से लेकर आज के युद्ध तक अपनी माँ को सुना दी। शीला बोली, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है। क्या लड़का है तू, पत्थर का बना हुआ है क्या? जब बोला था शादी के वक्त जहां तुम कहोगी वहां ले चलूंगा, तो हवा में बोल रहा था क्या? मम्मी पर दुकान? अरे दुकान तुम्हारी जेल बन गई है बेटा। जाओ, सभी जाओ, मैं भी चलूंगी। मेरी बहू, राजवीर, सविता सब मैंने कह दिया। मना करना तो अभी बोल दो, नहीं तो हाँ बोलो, पर हम सब परिवार के साथ मनाली चलेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था, पर प्लान तो बनाना पड़ेगा ना पहले। सच्ची? हाँ सच्ची मुच्ची, अब देते एक पुच्ची। छी, कितने गंदे हो। मम्मी जी खड़ी हो और अब अपने बाप पर गए, बेशरम कहीं का। अरे इंसान मजाक भी नहीं कर सकता क्या? फिलहाल मैं कल सुबह टिकट करा लूंगा, फिर चलेंगे बस। मंदिरा का चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे अंधेरे कमरे में दिया जल गया हो। उसने शीला को जोर से गले लगा लिया। थैंक यू मम्मी जी। लेकर मैं जाऊंगा और गले मम्मी जी के लगा जा रहा है, वाह रे दुनिया। परसों वो लोग मनाली के लिए निकल गए। एक हफ्ते तक दुकान का शटर बंद रहा। शटर पर एक छोटा सा नोट चिपका था, छुट्टी पर हूँ, जल्दी लौट कर आऊंगा, आपकी याद आएगी। अरे इतनी अच्छी चाय मिलती थी यहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया सोहन। उस हफ्ते सोहन ने पहाड़ों पर बर्फ के गोले बनाए, मंदिरा के साथ स्लेजिंग की और रोशनी से जगमगाती मल रोड पर गर्म कॉफी पी। उसकी हंसी वापस आ गई थी। मजा आ रहा है ना मनाली में? बहुत ज्यादा। मंदिरा, तुम्हारी वजह से हमें भी मनाली का सुख मिल गया। हाँ जी टानी जी, अपनी देवरानी को थैंक यू तो बोलो। जीवन एक पहाड़ी रास्ते की तरह है, एक चढ़ाव के बाद उतार आता ही है। जब वो एक हफ्ते बाद दुकान पर लौटा तो कुछ अजीब लगा। वो सुनहरी शाम, वो भीड़ नहीं थी, सिर्फ दो बूढ़े चाचा बैठे थे। आगे बेटा,
अच्छा हुआ, पर आज तो बड़ी सूनी लग रही है ये जगह। अरे चाचा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। ये लीजिए ताजी चाय। उसने चाय बनाई, पर उसमें वो जान कहाँ थी। 2 दिन यूं ही गुजरे, भीड़ ना के बराबर थी। तीसरे दिन की शाम को मंदिरा ने उससे कहा, सुनो ना, कल दोपहर मुझे मायके जाना है, मम्मी ने बुलाया है, तुम्हें भी चलना पड़ेगा, कल जल्दी आ जाना, हम निकलेंगे। अरे पर दुकान 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 दुकान, तुम्हें सिर्फ यही सोचता है। तुमने अभी कुछ दिन पहले ही वादा किया था ना। ठीक है, आ जाऊंगा। अगले दिन उसने दोपहर में ही शटर गिरा दिया। बाहर आते 2 ग्राहक मुड़कर चले गए। सोहन का दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। अगले दिन जब उसने दुकान खोली तो रवि आया और बोला, अरे यार, कल तेरी दुकान बंद थी, कहाँ गायब हो गया था? बंद नहीं थी यार, आधे दिन बंद की। वो मंदिरा को लेकर जाना था ना। यार ऐसा मत किया कर, ग्राहक तेरा इंतजार करता है। जाना हो तो शाम को जाया कर। अब लोगों के पास भी विकल्प है, सामने वाली गली में नई चाय की दुकान खुल गई है। अरे नहीं यार, मैं मंदिरा को नाराज नहीं कर सकता, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा काम तो बताना है। रवि की बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई। ग्राहक आ रहे थे, पर पहले जैसी लाइन नहीं लगती थी। बैठक भरी रहने की जगह अब सिर्फ एक आध व्यक्ति आते, चाय पीते और चले जाते। कई बार तो घंटों कोई नहीं आता था। तुम्हारी दुकान पर अब वो मजा नहीं बचा। कल मैं आया था, दुकान बंद थी कल। हाँ, कुछ काम था तो। काम तुम्हारा ये है, अब इससे जरूरी काम क्या आ गया भाई? एक दिन दोपहर को सोहन अकेले दुकान में बैठा था। सामने की 4 कुर्सियां खाली थी। उसके मन में एक सुनसान आवाज गूंजी, पहले मैं कभी खाली नहीं बैठा, अब क्या हो रहा है? डिनर टाइम सविता कोई चुटकुला सुना रही थी। राजवीर अपने ऑफिस के किस्से सुना रहा था, पर बीच में बैठा सोहन एक जिंदा लाश जैसा लग रहा था। उसकी आंखें थाली में गड़ी थी। निवाला उठाने का हौसला नहीं हो रहा था। मंदिरा की नजर उस पर टिकी थी। सोहन, ये क्या हाल है? चावल से बात कर रहे हो क्या? क्या बात है? दुकान बिल्कुल नहीं चल रही। ऐसा लगता है ग्राहकों ने रास्ता ही भुला दिया है। मेरी मिट्टी की खुशबू का आज भी पूरा दिन ऐसा ही था। अरे ऐसा भी क्या उदास होना, कभी कभार ऐसा हो जाता है। कभी कभार नहीं है, अब ये रोज का है। रोज तो तू दुकान खोलता भी नहीं, हर तीसरे चौथे दिन छुट्टी कर लेता है। अरे मतलब जब भी खोलता हूँ तब। शायद लोग तुम्हारी चाय अकेले पी पी कर थक गए हैं। चाय के साथ उन्हें कुछ और दो ना, कुछ ऐसा जिससे पेट भी भरे। और क्या रख सकता हूँ? समोसे, पकौड़े। नहीं, आजकल ना लोग नूडल्स के दीवाने हैं। चाय के साथ नूडल्स बनाया करो। जब भी लोगों को भूख लगेगी तुम्हारी दुकान पर आएंगे, 2 चीजें एक साथ। सोहन के चेहरे पर एक सूखी सी मुस्कान फैल गई। ये विचार उसे जंच गया। हाँ, तुम सही कह रही हो। कई बार लोग भूखे होते हैं तो कहीं और चले जाते होंगे। नूडल्स होंगे तो मेरी दुकान पर आएंगे। कल से ही शुरू करता हूँ। तुझे नूडल्स बनाना आता है क्या? हाँ, बिल्कुल आता है। अगले दिन से दुकान के बोर्ड पर एक नया लिखा टैग लग गया। अब स्वादिष्ट इंस्टेंट नूडल्स भी उपलब्ध। सोहन एक छोटी सी गैस और कुछ पैकेट ले आया था। पहले दिन जब 2 लड़के चाय पीने आए तो उसने उत्साह से पूछा, चाय के साथ गर्मा गर्म मैगी लोगे? बिल्कुल ताजी बना कर दूंगा। अरे भाई, चाय के साथ नूडल्स पेट खराब हो जाएगा, बस चाय दे दो। मुझे तो नूडल्स से एलर्जी है, वो भी जो नए नए बेचना शुरू करे खास उनसे। हाँ, कोई ना, सिर्फ चाय ले लो। सोहन का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। हफ्ते भर में सिर्फ 4-5 प्लेटें ही बिकी और उन्होंने भी खाते समय कुछ उत्साह नहीं दिखाया। नूडल्स का जादू नहीं चला, उल्टे ग्राहक और कम होने लगे। हे भगवान, नूडल्स से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा उल्टा नेगेटिव असर हो गया। ग्राहक क्यों भाग रहे हैं मेरी दुकान से? अब क्या करूं? अब घर में पैसों की किल्लत होने लगी थी। एक दिन मंदिरा ने एक नई साड़ी के लिए इशारा किया तो सोहन ने सीधा जवाब दे दिया, देखो ये साड़ी बहुत सुंदर है ना, दिवाली तक। मंदिरा, अभी हालत बहुत टाइट है। घर का राशन पानी चल जाए, बस वही बहुत है। साड़ी बाद में। ठीक है, पर क्या? नूडल्स भी नहीं चले, अब बताओ क्या करूं? तो आप? मुझे नहीं पता, सो जाओ, बाद में सोचते हैं। वो बिना एक शब्द कहे मान गई। उसकी ये चुप्पी दर्दनाक थी, पर वो क्या ही करता। सोहन एक दिन दुकान पर बैठा ये सोच रहा था कि लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या किया जाए। तभी उसकी नजर एक पुराने स्पीकर पर पड़ी। अरे हाँ, गाने। लोग गानों से अट्रैक्ट होते हैं, यही तो कमी थी। गाने बजा लेता हूँ, वो भी बढ़िया वाले। उसी दिन से दुकान से 90s के रोमांटिक गाने बजने लगे। 2-4 लोग रुककर गाना सुनने लगे। सोहन को लगा जादू चल रहा है, पर वे गाना सुनकर चले जाते, चाय नहीं पीते। लंबा फायदा तो कुछ नहीं हुआ। तभी एक रेगुलर ग्राहक चाय पीते हुए बोला, सोहन भाई, एक सुझाव दूं?
चाय के साथ सिगरेट या पान मसाला भी रख लिया करो, बहुत चलेगा। हम जैसे बहुत है जो चाय के साथ सिगरेट का मजा लेते हैं। अरे नहीं दादा, मैं गलत काम नहीं करूंगा। लोगों की सेहत से नहीं खेल सकता, चाहे कोई आए या ना आए। अरे पर यार, लोग जब अपनी सेहत से खुद, उन्हें जो करना है करें, मुझे इसका रीजन नहीं बनना। उस आदमी ने सिर हिलाया और चला गया। सोहन ने अपना सिर गर्व से ऊंचा किया, भले ही उसका दिल नीचे गिर रहा था। उसी शाम रवि आया। सोहन ने उसे अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया। यार रवि, मैंने नूडल्स रखे, गाने बजाए, कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है मेरी किस्मत ही सो गई है। तुझे याद है पहले कैसे भीड़ लगी रहती थी, पर अब देख यार। याद है, पर तुझे कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो पूरे शहर में कहीं ना हो। क्या यूनिक? तू ही कुछ आइडिया देना, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कुल्हड़ में मसाला खिचड़ी, एकदम यूनिक। और क्या ये कैसा पागलपन है? चाय की दुकान पर खिचड़ी, लोग हंसेंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और अजीब है। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं, मैंने YouTube पर देखा था, कुल्हड़ वाली खिचड़ी बहुत बिकती है, गर्मा गर्म घी वाली दही के साथ। सोच ना, चाय के बाद पेट भरने का सस्ता और परफेक्ट, तेरी मिट्टी के महक के साथ। अरे पर यार, कोई पर नहीं, तो मेरी बात एक बार मान, यही तेरी दुकान बचा सकता है। सोहन ने रवि के चेहरे पर उस जुनून को देखा। उसने अपने आसपास सूनी कुर्सियों को देखा, फिर उसने एक गहरी सांस ली। डूबता तो था ही, तिनके का सहारा लेने में क्या हर्ज था, चाहे वो तिनका एक कुल्हड़ पर मसाला खिचड़ी ही क्यों ना हो। ठीक है, कल से शुरू करते हैं, शायद तेरा ये यूनिक आइडिया काम आ जाए। अगले दिन से खिचड़ी बिकना शुरू किया, लेकिन फायदा उसका आता पता नहीं था। अरे ये क्या, मिट्टी की खुशबू अब खिचड़ी की भटियारी बन गई क्या? चाय वाला खिचड़ी बेचेगा। अरे भाई साहब, ट्राई तो करो, बिल्कुल घर जैसी है, स्वादिष्ट। पहले चाय तो ठीक से बना लो भाई। पूरा सुबह का वक्त गुजर गया। चाय तो लोग पीते रहे, पर खिचड़ी की और किसी की नजर तक नहीं पड़ी। शाम को सोहन ने अपने पुराने ग्राहक रामू चाचा को खिचड़ी के लिए लगभग गिड़गिड़ाया। बेटा तो जानता है मेरा पेट डायबिटीज का मरीज हूँ। ये तेरी खिचड़ी में कितना घी होगा, कितने मसाले होंगे? अरे बिल्कुल हल्की है चाचा, सिर्फ हल्दी और जीरा। ठीक है। रामू चाचा ने आधा कुल्हड़ खाया और बाकी छोड़ दिया। सोहन का दिल टूट गया। एक हफ्ता बीत गया, खिचड़ी का जादू भी नहीं चल पाया था। एक रात खाने की टेबल पर राजवीर ने सोहन पर निशाना साधा। सोहन, तुम घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रहे हो। पिछले 1 महीने से मैं सब कुछ अकेले संभाल रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, घर का खर्चा भी देना होता है। भैया वो मेरा काम सही नहीं चल रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अरे तो काम सही से करो, मैं अकेले इस घर को नहीं चला सकता। तुम भी तो इसी घर के सदस्य हो, या सिर्फ किराएदार हो? मैं कोशिश कर रहा हूँ भैया, आप समझते नहीं। कोशिश, नूडल्स, गाने, अब खिचड़ी, ये कोशिश है या मजाक? बात बढ़ने लगी। सविता ने राजवीर का हाथ खींचा। मंदिरा ने सोहन को चुप कराने की कोशिश की। सोहन ने आधी रोटी छोड़ दी और कमरे में चला गया। उसकी आंखें गीली हो रही थी। हे भगवान, इस बेइज्जती से बचा ले, प्लीज बचा ले। अगला दिन तो और भी भयानक था। दुकान पर सन्नाटा पसरा था। शाम को वो घर लौटा तो उसका सब्र का बांध टूट गया। वो सीधा अपनी माँ शीला के पास गया, उनके चरणों के पास बैठकर रोने लगा। उसने शुरुआत से अंत तक सब कुछ कह डाला। तो अब तक अपनी गलती नहीं समझ पाया बेटा? मेरी क्या गलती है मम्मी? तूने मंदिरा की वजह से दुकान इधर उधर बहुत ज्यादा बंद की, बार बार। कभी आधे दिन में शटर गिराकर भाग गया, कभी पूरे दिन भर की छुट्टी कर दी। ऐसा करने से तो ग्राहक टूट जाते हैं बेटा। मनाली गए थे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद तो रेगुलर रहना चाहिए था। अब सही कह रही हो। और फिर तूने नूडल्स रखे तो पूरा तेरा ध्यान नूडल्स पे चला गया। चाहे कैसे भी बना रहा है पता ही नहीं। फिर खिचड़ी बनाना शुरू कर दी तो पूरा दिमाग खिचड़ी में लग जाएगा, तो चाय अच्छी कैसे बनेगी? तुझे जरूरत है अपनी चाय की क्वालिटी बढ़ाने की और रेगुलर होने की। बाकी सब कुछ हटा दे। स्पीकर, खिचड़ी, नूडल्स, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस चाय पर फोकस करो, वही तेरी पहचान है, वही तेरा मंत्र है। एक लंबी खामोशी छा गई। सोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में उन ग्राहकों के चेहरे तैरने लगे जो उसकी चाय पीते हुए खुशी से झूम उठते थे। आखिर वो बोला, ठीक है मम्मी, आपकी बात मानता हूँ, कल से सिर्फ चाय, बस चाय। अगली सुबह सोहन ने स्पीकर, नूडल्स के पैकेट और वो अनबिकी खिचड़ी के कुल्हड़ सब हटा दिया। दुकान फिर से वही सादी साफ सुथरी चाय की दुनिया बन गई, पर इस बार उसने दूध की मात्रा, उबाल का समय और खासकर इलायची और अदरक को बढ़ा दिया।
हवा में अब चाय की सुगंध इतनी मनमोहक थी कि पास से गुजरता हर शख्स एक पल को रुक रहा था। वाह बेटा, ये क्या जादू कर दिया। बड़ी पुरानी जान, नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर खुशबू। बस चाचा ध्यान लगाया है चाय पर। धीरे धीरे जैसे भटके हुए पंछी अपने घोंसले की ओर लौटते हैं, ग्राहक वापस आने लगे। सोहन अब पूरी तरह रेगुलर हो गया था। न आधे दिन की छुट्टी, न बेवक्त शटर गिराना। उपस्थिति ही उसका नया मंत्र बन गई। अरे यार, ये सोहन भाई अब तो रोज नजर आते हैं। पहले तो गायब हो जाते थे। आओ तो दुकान बंद, इसलिए हमने आना ही छोड़ दिया था। गलती हो गई थी भाई साहब, बिल्कुल मेरी गलती थी, लेकिन अब अपनी गलती समझ में आ गई है। दुकान न सिर्फ चलने लगी, लेकिन पहले से भी बेहतर होने लगी। मैंने समझ लिया है, जो काम आप करते हैं उसकी इज्जत करनी होती है। उसे छोटा मत समझो, वही तुम्हारा ताज है। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया। एक सफेद एम्बेसडर कार दुकान के सामने रुकी। एक शानदार सूट पहने हुए बड़े आदमी ने कदम रखा। उसने एक कुल्हड़ चाय मांगी, एक घूंट लिया और उसकी आंखें चमक उठी। बेटा, तुम्हारी चाय तो बहुत कमाल की है। मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, पूरे शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे। क्या तुम मेरी बेटी की शादी में अपना स्टॉल लगाओगे? बस एक रात, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। 50,000? जी हाँ, जरूर, मैं ये ऑफर स्वीकार करता हूँ। सोहन का दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे लगा वो छाती से बाहर आ जाएगा। रात को घर पहुंचती ही उसने सबको चिल्लाकर बताया। मम्मी, मंदिरा सुनो, एक बड़े साहब ने 50,000 रुपए में शादी में स्टॉल लगाने का ऑफर दिया है। क्या? सच्ची? ओ सोहन, मेरा बेटा, मेरा लाल। पूरा घर खुशी के रंगों में नहा गया। सोहन ने आगे बढ़कर अपनी माँ शीला के चरण छुए। उसकी आवाज भर आई थी। ये सब आपकी वजह से है मम्मी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। आपका धन्यवाद। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। अरे पगले, वो तो हमेशा तेरे साथ है। सोहन अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन। क्या बात है, आजकल मीरा और कविता नहीं आ रही है शाम को गप्पे लड़ाने? अरे तुझे पता नहीं है क्या, उसकी बहू प्रेग्नेंट है। किसकी? कविता की या मीरा की? दोनों की। कविता की बड़ी बहू दूसरा बच्चा करने वाली है और मीरा की छोटी बहू प्रेग्नेंट है, तभी तो दोनों उनकी देखभाल में लगी पड़ी हैं। अरे राधिका, तेरे पास इमली का अचार होगा क्या? अरे बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी हम तेरी ही बात कर रहे थे। मीरा, तूने बताया नहीं तेरी बहू प्रेग्नेंट है? अरे अब ऐसी बातें एक वक्त के बाद ही बताई जाती है। राधिका, तुझे तो पता ही होगा, तेरे तो पोता पोती दोनों हैं। हाँ, बात तो सही कह रही है। इसलिए शीला और तू कितने दिनों से न गार्डन में आ रही हो, ना ही शाम को गप्पे लड़ाने। अरे अब तो ये शीला भी रफू चक्कर होने वाली है। शीला, इसे क्या हुआ? ये भी प्रेग्नेंट है क्या? वो तो अब भाई साहब के ऊपर निर्भर करता है। चुप करो दोनों, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता कि तू क्यों गायब होने वाली है कुछ दिनों में? अरे मेरी बेटी भी प्रेग्नेंट है, मैं उसकी देखभाल के लिए उसके पास जाने वाली हूँ। तुम सब ने मिलकर प्लान बनाया है क्या कि मुझे अकेला छोड़कर सब लोग काम पर लगने वाली हो? अरे अब तेरी बहू के तो जुड़वा बच्चे हो गए हैं एक ही में, सब निपट गया। तू भी फ्री हो गई है। अब हमारे तो दो दो बेटे हैं, एक ही पोता पोती है, उनकी देखभाल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ, इसलिए मैं भी तुझे कहने वाली थी कि मैं कल से तेरे साथ बैठने नहीं आ पाऊंगी। मुझे बेटी के पास जाना है तो उसकी तैयारी भी करनी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मुझे इमली का अचार तो दे दे। हाँ अभी लाती हूँ। राधिका की जितनी भी सहेलियां थी मोहल्ले में, सबके यहाँ प्रेग्नेंट बहू या बेटी होने के कारण वो लोग तो अब बस सी हो गई थी और यहाँ हमारी राधिका का वक्त नहीं बीत रहा था। क्या हुआ माँ? आज सुबह के 8 बज गए हैं, आप योग करने और पार्क नहीं गई? वैसे तो मेरे उठने से पहले ही आप गायब हो जाती हैं अपनी तितलियों के साथ। माँ जी की सहेलियां अब बिजी हो गई हैं सबकी सब। बिजी क्यों? सबने क्या मैराथन भागने का फैसला कर लिया है क्या? अरे नहीं, सबके यहाँ पोता पोती आने वाले हैं तो सब उनकी तैयारियों में लग गई हैं। अच्छा, और हमारी माँ बेचारी देखो कैसे उदास हो गई, चेहरा ही उतर गया है इनका। अरे वो तो होगा ही, वंश और विहाना दोनों बड़े हो गए हैं, स्कूल चले जाते हैं, बहू अपने काम में लगी रहती है, यही सब थी, इनके साथ मेरा समय निकल जाता था। अब ये सब बिजी हो गई हैं। अब
कब इनके पोता पोती बड़े होंगे, कब ये फ्री होंगी, तब तक मैं क्या करूं। अरे कोई बात नहीं माँ, अब सबके घर में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। आप पार्क जाएंगी तो आपकी नई सहेलियां बन जाएंगी। हाँ माँ जी, आप मंदिर चले जाया करिए, शाम को आपका वक्त निकल जाएगा। तुम लोगों के लिए कहना आसान है, इंसान खाली बैठ नहीं सकता है। हाँ तो आप घर के कामों में साक्षी को मदद करवा दीजिएगा, अब तो ठीक है। अब इस उम्र में तो मुझसे घर के काम करवाएगा। लो अब घर के काम आपको करने नहीं है, मंदिर आपको जाना नहीं है, पार्क जाने से भी आप मना कर रही हैं, तो करना क्या है। देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगी मैं। ठीक है, आप सोचिए, अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो बताइएगा। राधिका कुछ दिनों तक अलग अलग चीजें ट्राई करती रही। कभी वो पड़ोसन के घर चली जाती तो कभी पोता पोती के कमरे में जाकर उनसे बातें करने लगती, लेकिन ना तो पड़ोसन के पास फुर्सत थी और ना ही बच्चों के पास। अरे क्या बताइए मौसी जी, अब हमारे पास वक्त ही वक्त है। अरे तो इतना वक्त है तो घर के बर्तन घस दिया कर, काहे अपना समय खराब कर रही है। नहीं नहीं, बहुत कर लिया है ये बर्तन घसना, अचार बनाना, अब हमसे ये सब नहीं होता। तो मंदिर में सत्संग में जाया कर। हाँ लेकिन अभी हम इतने भी बूढ़े कहाँ हुए हैं मौसी कि सारा दिन सत्संग में लगे रहे। बताओ, काम के लिए तुम्हारी उम्र नहीं रही और सत्संग के लिए तुम जवान हो, और एक यहाँ हम हैं कि इस उम्र में भी 5-5 पोते पोतियां पाल रहे हैं। 5 कैसे हो गए मौसी जी? आपका तो एक ही बेटा है ना, उसके 3 ही बच्चे थे। अरे अगले साल ही 2 बच्चे और कर लिए हैं। वो ना खुद खाली रहते हैं, ना ही हमें रहने देते हैं। अब पाल रहे हैं 5 को। 5 बच्चे कर लिए हैं। हाँ, दिलीप की तरह थोड़ी है यहाँ की एक में ही लिपट गए। अगर आज एक बच्चा होता तो दूसरा बच्चा तो करता ना। हाँ मौसी जी, आपकी बात तो सही है, ये तो जुड़वा हो गए हमारे। अगर नहीं होते जुड़वा तो दूसरा बच्चा तो करता ही दिलीप। चलो ठीक है, तुम ढूंढो कुछ काम, हमें तो इनसे ही फुर्सत नहीं मिलती। चलो रखते हैं फोन, राम राम। मौसी जी की बात सुनकर राधिका के दिमाग की बत्ती ऐसी जली, उसने साक्षी से तीसरा बच्चा करने के लिए जोर भरना शुरू कर दिया। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? तीसरा बच्चा करें? हाँ तो इसमें चौंकने वाली बात ही क्या है? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, 35 की ही तो हो तुम। माँ जी, लेकिन हमारे पहले से ही 2 बच्चे हैं, हम क्यों तीसरा बच्चा करें? अभी अभी तो 2-2 जुड़वा बच्चे बड़े हुए हैं, आप जानती है ना कितना मुश्किल था उनको संभालना। हम भी तभी तो कह रहे हैं कि अब वो दोनों बड़े हो गए हैं, स्कूल के काम में मगन हो गए हैं, उनका भी तो मन करता होगा किसी छोटे बच्चे के साथ खेलने का। माँ जी, वो दोनों साथ ही सब कुछ कर लेते हैं, उन्हें क्या ही जरूरत है तीसरे भाई बहन की। लेकिन हमें है ना। देखो, अब कुछ महीने बाद वो मीरा, शीला, कविता सब अपने पोते पोतियों को पार्क में लेकर आएंगी। जरा सोचो हम किसे लेके जाएंगे। माँ जी, आपको बच्चा पार्क में लेके जाना है, इसलिए कह रही है हमें तीसरा बच्चा करने के लिए? देखो, ये बात तो तुम्हें हमारी माननी ही पड़ेगी। माँ जी सुनिए तो, ये क्या हो गया है माँ जी को? राधिका के मन में तीसरे बच्चे की बात बैठ सी गई थी। पहले तो साक्षी को लगा कि अगर वो कुछ दिन इस बात पर ध्यान न दे तो उसकी सास इस बात को भूल जाएगी, लेकिन राधिका तो बच्चे की बात को लेकर काफी गंभीर थी। क्या बात है, आज तो कह ढा रही हो तुम? क्या अभी? आज तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही है मेरी जाने मन। श्श, बच्चे हैं, सुन लेंगे। हाँ तो मैं बच्चों को बाहर ले जाती हूँ। माँ आप यहाँ? अरे मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों चालू रखो जो भी कर रहे थे। माँ जी, हम कुछ नहीं कर रहे थे, आप गलत समझ रही हैं। अरे कुछ करोगे नहीं तो मैं अपने तीसरा पोता पोती का मुंह कैसे देख पाऊंगी? क्या तीसरा पोता पोती? ये चल क्या रहा है साक्षी? मैं नहीं, ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। साक्षी, हमने तय किया था ना कि 2 जुड़वा बच्चे हो गए हैं, अब हम तीसरे के बारे में सोचेंगे भी नहीं, फिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो ये सब याद है, लेकिन ये माँ जी कुछ दिनों से पता नहीं क्या लेकर बैठ गई हैं कि उन्हें भी पोता पोती चाहिए जिन्हें वो पार्क में ले जा सके। मुझे पहले लगा था कि ये कुछ दिनों में बात को भूल जाएंगी, लेकिन ये तो अभी तक उसी बात को लेकर बैठी हैं। हाँ तो इसमें गलत क्या है? मैं अभी फ्री हूँ तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। तुम दोनों बस बच्चा पैदा कर लो, पाल मैं लूंगी। माँ ये सब कहने की बातें हैं, बच्चा करना आसान नहीं है, उसके कितने खर्चे हैं, पालन पोषण पढ़ाई सब कुछ देखना होता है। हाँ तो सब कुछ हो जाता है, तुम बस तीसरा बच्चा कर लो, वंश और विहाना को भी खिलौना मिल जाएगा और मैं भी खुश। माँ मुझे इस मामले में कोई मजाक नहीं चाहिए। मैं भी कहाँ मजाक कर रही हूँ, तुम दोनों मेरी इतनी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने किसी चीज के लिए कभी तुम दोनों से कुछ कहा है क्या? माँ आप अब इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। ठीक है, मत मानो मेरी बात, मुझे समझ आ गया है कि मेरी क्या इज्जत है तुम दोनों की नजर में। लगता है माँ जी को बहुत ही बुरा लगा है।
हाँ लगा तो लगने दो, लेकिन उनकी ये जिद बेकार है, तीसरा बच्चा करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब माँ जी को मनाएंगे कैसे, वही तो सोचना है। दिलीप और साक्षी की ना से राधिका काफी नाराज सी हो गई थी और कुछ दिनों तक ना तो उसने ठीक से किसी से बात की थी और ना ही ठीक से कुछ खाया पिया था। माँ कहाँ है, आज नाश्ते पर भी नहीं आए हैं। उन्होंने मना कर दिया है खाने से। अभी तक वो उसी बात को पकड़ के बैठी हैं। माँ जी तीसरे बच्चे की बात कर रही हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी बच्ची हैं इस घर में, जिन्हें संभालना मुश्किल है। चलो उन्हें मनाते हैं। हाँ आइए। माँ ये सब क्या है, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम दोनों अपनी मनमानी करो जो तुम दोनों को करनी है। माँ जी आपकी जिद बेफिजूली है, आप बस पार्क ले जाने के लिए हमसे तीसरा बच्चा करने को कह रही हैं। माँ प्लीज ये जिद छोड़ दीजिए। तुम लोगों को मेरी पड़ी ही नहीं है, जरा भी मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। जरा सोचो, जब मेरी सारी सहेलियां अपने पोता पोती को लेकर आएंगी तो मैं उनके सामने कैसी लगूंगी। वो लोग मुझे ग्रुप में ही नहीं लेंगी। क्या ग्रुप? अब आप ग्रुप में फिट हो पाए इसलिए आप चाहती है कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हमारी पड़ोसन प्रेग्नेंट है। माँ जी आप ही सोचिए ये कहाँ तक सही है। इंसान जब बूढ़ा होता है तब उन्हें सहारे की जरूरत होती है। तुम दोनों अपने काम में लगे रहते हो, बच्चे पढ़ाई में। सोचो जरा मेरा क्या हाल होता होगा। माँ बहुत सारे काम है करने को, अगर आप चाहे तो आप कोई क्लासेस भी जा सकती हैं, जैसे सिलाई की, योगा की, बहुत कुछ कर सकती हैं। अच्छा, अब तुम दोनों चाहते हो कि मैं इस उम्र में सिलाई सीखूं, योगा करके अपने हाथ पांव तुड़वा लूं? तो आप मौसी जी के यहाँ कुछ दिन घूम आइए, आपका मन बेहाल हो जाएगा। हाँ, अब तुम दोनों को मैं खटकने जो लगी हूँ, सही है, मैं वहीं चली जाती हूँ। वैसे भी मेरे खुद के घर में मेरी सुनता ही कौन है। माँ जी आप हर बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। अगर तुम दोनों मुझे खुश देखना चाहते हो तो मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। देख, तू प्रेग्नेंट होगी तो मैं तेरे लिए अचार बनाऊंगी, तेरे लिए लड्डू बनाऊंगी। तू और मैं सैर करने जाएंगे, सोच कितना मजा आएगा। माँ जी मजा बस आपको आएगा, मैं 9 महीने इतना सब फिर से नहीं झेल सकती हूँ। ठीक है फिर मैं ही इस घर से चली जाती हूँ, तू मेरी कल की टिकट करवा दे। पहले तो साक्षी और दिलीप को लगा था कि वो राधिका को मना लेंगे, लेकिन राधिका की जिद अब उसके सर पर सवार हो गई थी, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यही नहीं, अगले दिन राधिका सच में गांव चली गई बिना किसी को बताए। मौसी जी का फोन आया था, कह रही थी कि राधिका बड़ी दुखी है, रो रही है। मुझे ही माँ जी का फोन आया था, सब लोग हमें ही गलत समझ रहे हैं। माँ जी समझने को तैयार ही नहीं है कि उनकी ये जिद पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन उनको गांव में भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो अब लगता है इस बार माँ की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। क्या दिलीप तुम पागल हो गए हो, मैं नहीं करने वाली हूँ कुछ भी। तुम्हें प्रेग्नेंट होने को नहीं कह रहा हूँ मैं। हे भगवान, अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए आप किसी और को प्रेग्नेंट करेंगे? छी, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे निकलेंगे। दिलीप मैं भी कहाँ जा रही हूँ, अपने मायके। अरे पागल हो गई हो क्या, तुम्हें ऐसा लगता हूँ क्या मैं? तो आप क्या कह रहे हैं कि माँ की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी? मैंने कुछ सोचा है। दिलीप अगले दिन राधिका को घर वापस ले आता है, ये कहकर कि वो उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार है। तू सच कह रहा है? हाँ माँ, लेकिन बच्चा आने में 9 महीने लगते ही हैं। इससे पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस? वो कैसे? ये देखिए, ये कुत्ते का छोटा सा बच्चा है, आप इसे पार्क ले जाइए, इसे खिलाइए पिलाइए नहलाइए, ये भी बच्चे की तरह ही है। हाँ माँ जी, आप इसके साथ खेल सकती हैं, आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी। वाह, ये तो बड़ा ही प्यारा है ना? इसका नाम गोलू है। आप कुछ दिन इसके साथ रहिए, फिर हम आपको जल्दी ही खुशखबरी देते हैं। हाँ ठीक है। राधिका गोलू को रखने के लिए मान गई, लेकिन उसे क्या पता था कि गोलू को नहलाना खिलाना पिलाना इतना मुश्किल हो सकता है। अरे रुक जा गोलू। अरे क्या हुआ माँ जी, आपकी सांसें क्यों फूल रही हैं? अरे ये इतना भागता है, मैं तो इसे पकड़ ही नहीं पाती हूँ। हाँ अब वो तो है, ये तो फिर भी छोटा सा पपी है, बच्चे तो रो रो कर हाल बेहाल कर देते हैं ना। लेकिन अब आपकी इच्छा है तो हम जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। हाँ हाँ मैं कर लूंगी। गोलू इधर आजा, आजा। राधिका गोलू को पार्क में सैर करवाने लेकर जाती है, जहाँ वो मिट्टी में दौड़ता है, यहाँ वहाँ भागता है, लेकिन राधिका के पकड़ में नहीं आता है। राधिका, हमसे पहले ही तेरे घर में बच्चा आ गया है, तू तो आजकल बड़ी बिजी रहती है। हाँ, ये गोलू मेरी सुनता ही नहीं है, सारा दिन इसमें निकल जाता है। तू भी पागल है, अच्छी खासी फ्री थी, अब नए पंगे ले लिए हैं तूने। हमें देख, सारा दिन बच्चों को संभालने में ही चला जाता है। हाँ, पहले मैं फ्री थी, सब कुछ कर पाती थी, लेकिन अब ये गोलू। अरे गोलू रुक, वहां मत जा। राधिका को एहसास हुआ कि वो जिस जिम्मेदारी के बारे में अपने बहू बेटे पर जोर लगा रही थी, वो उसके बस की भी नहीं थी। आज पार्क से घर आते ही उसने दिलीप से कहा,
माँ, लगता है अब आप तीसरे पोते पोती के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले मुझे वक्त तो मिलता था अपने लिए, लेकिन मैं समझ गई हूँ कि बच्चा पालना कितना मुश्किल है। माँ जी, लेकिन आपकी इच्छा का क्या? मेरी इच्छा को मारो गोली। मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे 2 पोता पोती ही काफी हैं। माँ, हम भी आपको यही समझाना चाह रहे थे कि तीसरे बच्चे की परवरिश करना मुश्किल है। अच्छा हुआ आपको समझ आ गया। अब आप कल ही गोलू को आपके दोस्त के पास छोड़कर आइएगा। हाँ, मैं कल ही इसे ले जाऊंगा। क्या? तू कल इसे लेकर जाएगा? हाँ, आपको कितनी थकावट हो गई है गोलू के पीछे भागने से, है ना? नहीं नहीं, इसके साथ तो मेरा पूरा वक्त गुजर जाता है। ये मेरे साथ हर पल रहता है। मेरे साथ पार्क भी चलता है तो मुझे अकेला नहीं लगता है। इसका मतलब आप गोलू को अपने पास रखना चाहती हैं माँ जी? हाँ देखो, इससे मेरी इच्छा भी पूरी हो गई और तुम दोनों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। बात तो सही है माँ की। तो फिर आज से गोलू हमारे साथ ही रहेगा। चल गोलू, हम अपने कमरे में चलते हैं, आजा। वैसे माँ की बात सुनकर मेरा भी मन कर रहा है तीसरे बच्चे के लिए। अच्छा जी, तो आज रात आप बच्चों के कमरे में सोइए और उन्हें पढ़ाइए, सारे ख्याल उतर जाएंगे। बच्चों, आज पापा आपके साथ सो रहे हैं। अरे सुनो तो साक्षी,